नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में हमने बात करी थी कि किस तरह से मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में सुल्तान बना और फिर 4 साल तक वो सुल्तान रहा। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान की डेथ के बाद 3-4 उसके भाई रिलेटिव इस तरह से थोड़े थोड़े समय के लिए सुल्तान बने। और फिर गयासुद्दीन बलबन के बारे में हमने देखा कि उसने बड़ा स्ट्रांगली मंगोल आक्रमण को रिपेल भी किया, और वो अपनी ब्लड और आयरन पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। गयासुद्दीन बलबन की डेथ हो जाती है 1287 में, और फिर से लगभग 3 साल तक केओस, बलबन की डेथ के बाद कंफ्यूजन दिल्ली में रहता है। और उसके ग्रैंडसन काइकू, वो थ्रोन पे बैठते हैं। बहुत ही कमज़ोर रूलर थे वो, और उसकी एडवांटेज लेकर के जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया, और 1290 से 1296 तक 6 साल तक वे दिल्ली के सुल्तान रहे। इस थोड़े से समय में उसने दिल्ली को कुछ कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, लेकिन उसके अपने ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसका मर्डर कर दिया, और 1296 से 1316 तक 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान रहा। अलाउद्दीन खिलजी को एक स्ट्रॉन्ग सुल्तान माना जाता है। उसके रीन में दिल्ली सल्तनत का काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, और उसने पहले तो गुजरात को जीत लिया, फिर राजस्थान को जीत लिया। फिर उसका जो सेनापति था मलिक काफूर के सेनापति होते हुए उसने साउथ में 2 कैंपेन चलाई। एक कैंपेन मलिक काफूर ने लीड किया वारंगल, जो आजकल का तेलंगाना है, और दूसरा कैंपेन उसका था द्वार समुद्र, जो आजकल का कर्नाटक है। इस तरह से बहुत बड़ा साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का हो गया था। अब आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रीन में जितना आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा साम्राज्य उसके पास था गुजरात और राजस्थान जीतने के बाद। लेकिन फिर उसने दक्षिण में जो वारंगल और दवार समुद्र, जो 2 कैंपेन उसने जीते, ये क्षेत्र, और ये पहली बार मदुरई तक दिल्ली सल्तनत पहुंची। लेकिन
दक्षिण में आप ये देख रहे हैं, ये पीला रंग अलग से दिखाया गया है। ये भी दिखाने के लिए है कि दक्षिण में उसने युद्ध जीते जरूर, लेकिन राज्य उन्हीं के पास छोड़ दिया, उन्हीं रूलर्स के पास राज्य छोड़ दिया और उनसे टैक्स वसूलने लगा। यानी कि सीधा उन्होंने अपने अंडर नहीं लिया इन राज्यों को। तो इस तरह से बहुत बड़ा राज्य अब अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में हो चुका था दिल्ली सल्तनत। उन्होंने कैपिटल जो बनाया था दैट वाज सीरी। ये सीरी भी महरौली के पास ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ये लगभग थोड़ा सा उत्तर में है। कुतुब मीनार जो कि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन तक स्लेव डायनेस्टी के सुल्तानों ने जहाँ से राज किया, ये सीरी भी उससे बिल्कुल एडजेसेंट है, ज़्यादा अंतर नहीं। तो इस तरह से सीरी में एक बहुत बड़ा रिजर्वर अगर आप विजिट करेंगे तो पाएंगे, आज भी हौज खास के नाम से ये है। और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही ब्रेव सेनापति तो था ही, उसका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छा था ही, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। उसने पहली बार लैंड रेवेन्यू को असेस करना शुरू किया, कल्टीवेटेड लैंड नाप करके, मेजर करके उसके हिसाब से। तो इस तरह से एक नई पॉलिसी चलाई और इसमें लोगों का मानना है कि वो बड़े बड़े जमींदार जो केवल छोटे किसानों को टैक्स वसूलने के लिए फंसा देते थे लेकिन अपना बचा लेते थे, उन पर शिकंजा कसा गया। तो इस तरह से हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में जाना, खिलजी डायनेस्टी का एक्सटेंट जाना। खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन की डेथ के बाद एक बार फिर से केओस की स्थिति हो गई, कंफ्यूजन की स्थिति हो गई और इसका फायदा उठा करके एक नई डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, जिसको फाउंड किया गयासुद्दीन तुगलक ने, और गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1324 4 साल तक शासन किया और उसने एक बहुत बड़ा फोर्ट बनाया तुगलकाबाद। आज जब आप साउथ की तरफ से दिल्ली में एंट्री करोगे, हम बात कर चुके हैं कि दिल्ली असल में एक शहर नहीं, इंद्रप्रस्थ के दिनों से और बाद के दिनों तक ये 8 शहरों का एक कॉम्बिनेशन है। तो आपने देखा कि खिलजी डायनेस्टी में एक अलग, महरौली से सटा हुआ एक अलग शहर बसाया गया। स्लेव डायनेस्टी में महरौली का जो रीजन था वो एक अलग शहर था, और अब तुगलक डायनेस्टी ने तुगलकाबाद नाम से उसके ही एडजेसेंट एक और शहर बसा दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा फोर्टिफिकेशन किया वहाँ पर, इतना बड़ा कि इस फोर्ट के 13 गेट्स थे, 13 तो दरवाजे थे। इसमें आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये रहा होगा। गयासुद्दीन केवल 4 साल सुल्तान रहा। उसके बाद गयासुद्दीन के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ वही मोहम्मद बिन तुगलक, इंटेंशन हमेशा अच्छे रहते थे। मुझे पता है आपके चेहरे पे स्माइल क्यों आ गई, कुछ लोग उनको
पढ़ा लिखा बेवकूफ भी कहते हैं, लेकिन इंटेंशन वास्तव में अच्छे थे। उनकी सारी पॉलिसीज उल्टी पड़ी, कुछ ना कुछ कमियां रही, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि एक बात माननी पड़ेगी कि 1206 में ही जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, उसी के साथ मंगोल ट्राइब्स में भी एक घटना घटी थी। और उस समय मंगोल ट्राइब्स ने एक बहुत बड़े एक योद्धा को, बहुत अपने में से ही एक बहुत बड़े योद्धा को अपना चीफ बनाया था, और उसका नाम उन्होंने उस दिन से दे दिया था जंगीज खान। तो इस तरह से हम उसे एसोसिएट करेंगे कि किस तरह से मंगोल आक्रमणों का जो डर था वो वहां से शुरू होकर और 1221 से तो रियल में मंगोलों ने इंडिया पे आक्रमण करने शुरू कर दिए थे, और फिर लगभग 100 साल से भी ज्यादा लगातार मंगोल हम पे आक्रमण करते गए। लेकिन कुछ हद तक अच्छा सामना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर उसके बाद मंगोल आक्रमणों का अच्छा सामना किया मोहम्मद बिन तुगलक ने भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों के आक्रमण से ही डिस्टर्ब होकर के कुछ फैसले भी किए, जो कंटिन्यूअसली वो डिस्टर्ब किए जा रहे थे और जो लगातार आक्रमण हो रहे थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इतने सारे फैसले किए। इंटेंशन सही था, फेल हुए और भारी नुकसान हुए, फाइनेंशियल नुकसान हुए हर फैसले के बाद। जैसे सबसे पहले बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। स्टैंडिंग आर्मी बनाई गई थी मंगोलों से लड़ने के लिए। सोल्जर्स had to be garrisoned and Delhi was emptied by its residents. सेकेंड कैपिटल बनाया गया देवगिरी को। उसके पीछे दो इंटेंशन थे कि एक तो सिविलियन कम मारे जाएं, तो दिल्ली से सभी सिविलियंस को देवगिरी भेजा गया। साथ में ये भी था कि सेकेंड कैपिटल अगर साउथ में होगा तो साउथ के जो स्टेट्स हैं उन पे बेटर कंट्रोल रहेगा। ऐसा मान के भी उन्होंने सेकंड कैपिटल देवगिरी, उन्होंने देवगिरी का नाम भी चेंज कर दिया था, दौलताबाद किया था। तो इस तरह से, लेकिन अब इस बीच वो ये भूल गए कि 1500 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है दिल्ली और देवगिरी में। 1500 किलोमीटर तक सबको ले जाना ये गलत फैसला था। भारी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ और वापस राजधानी दिल्ली को बनाना पड़ा। तो इस तरह से हैवी फाइनेंशियल लॉसेज, एक तो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, उनको रोकने के लिए सेना पे किए जा रहे थे, और फिर ये कैपिटल शिफ्ट करने पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने सोना चांदी कुछ बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि टोकन करेंसी स्टार्ट करी पहली बार। ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी। इंटेंशन वाज गुड, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा था कि सिल्वर कॉइन सारे खजाने में आ जाएंगे, लोगों को उनकी जरूरत नहीं रहेगी, कॉपर और ब्रॉन्ज के कॉइन उन्होंने बना दिए टोकन करेंसी के रूप में। लेकिन लोगों ने घरों में छपाई शुरू कर दी, बहुत सारी नकली करेंसी आ गई, और इस तरह से भारी नुकसान हुआ एक बार फिर से। लॉस ऑफ मनी एंड लॉस ऑफ प्रेस्टीज दोनों हुए सुल्तान के लिए। तो इस तरह से
एक बार फिर से नुकसान हुआ तुगलक सुल्तान को, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा एरिया आप यहाँ छोड़ दीजिए, ये राजपूतों के कंट्रोल में था। गुजरात को थोड़ा छोड़ दीजिए, ये जो पीला पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको छोड़ करके बाकी पूरा ये दिल्ली सल्तनत के अधीन था। उन्होंने दोआब का जो एरिया था, गंगा और यमुना का जो एरिया था, इस पे टैक्स भी बढ़ाया। जो तीसरी जो मेजर उन्होंने ली, ही रेज टैक्स, ताकि खजाना जो खाली हो गया था उसे भरा जा सके। लेकिन देखिए यहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द ईयर व्हेन रेंज फेल्ड and the farming at that time depended a lot on the rains. So what happened was that the farmers were unable to pay tax and they were caught and punished, and this raised a rebellion against him. So again there was both the loss of money and loss of prestige for the Sultan. So he suffered heavy losses, and this way the Sultan had to reverse his decisions. वो जितने भी प्लान लाए उनमें से कोई भी प्लान को प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए। इम्प्लीमेंटेशन was not done, everything was in a hasty manner, and people say that all these experiments lowered his prestige. He also lost the support of the nobles and ulemas. चारों तरफ रिवोल्ट हो गए उसके खिलाफ in many parts of the empire, और इस तरह से बहुत कमजोर तुगलक शासन अब हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके कजिन फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह कोटला, उन्हीं के नाम पे हिसार शहर हरियाणा में इन्होंने ही बसाया था, फिरोजाबाद इन्होंने ही बसाया था, और फिरोजपुर शहर पंजाब का वो भी इन्होंने ही बसाया था। तो ये सुल्तान बने और ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू प्लीज द नोबल्स। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने एकता और लैंड राइट्स को हेरिडेटरी बना दिया, क्योंकि उसको नोबल्स को खुश करना था। बोथ for the civil and army officials, इससे उलेमा खुश तो हुए, लेकिन उलेमाओं की ही खुशी के लिए उसने जजिया भी लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया टैक्स पहली बार नॉन मुस्लिम्स पे लगाया, जिसे हम बाद में भी देखेंगे मुगलों के समय बार बार लगते हुए, लेकिन पहली बार किसी मुस्लिम शासक ने नॉन मुस्लिम्स पे जजिया लगाया उलेमाओं को खुश करने के लिए। दैट वाज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज ऑल्सो टुक अप मैनी वेलफेयर मेजर्स। ही ट्राइड टू प्लीज द पीपल ऑल्सो। हॉस्पिटल उसने स्टार्ट किए गरीबों के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करी, और उसने, मैं बात कर चुका हूँ हरियाणा का हिसार और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और फिरोजपुर पंजाब में इन शहरों को बसाया। उनकी डेथ के बाद
दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो गया और इस तरह से जो गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के, वो फिर से इंडिपेंडेंट सुल्तान बन गए और दिल्ली अब एक छोटी सी सल्तनत रह गई थी। दिल्ली जो है, जैसा कि हमने तुगलक के टाइम में आपको दिखाया कि इतना बड़ा शासन था एक समय, अब दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी नहीं रह गई थी, बल्कि लगभग इतनी सी, इससे भी कुछ कम दिल्ली सल्तनत केवल इतनी रह गई। और इसी समय हुए तिमूर लंग का वो आक्रमण जिसे आज तक हम भूले नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली लुटती रही, लोग मारे जाते रहे और सुल्तान दीवारों के बाहर नहीं निकले थे। ये आपने इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयाँ तो सुनी होंगी, वो आर्मी हार गई, वो जीत गई, ऐसा तो सुना था, लेकिन ऐसा इसी में सुनते हैं हम कि सुल्तान निकला ही नहीं, आर्मी लड़ी ही नहीं और तिमूर लंग जैसा मन आया उस तरह से दिल्ली को लूटा। लोग तो अलग अलग संख्याएं देते हैं, लेकिन भारी संख्या में लोगों को मारा गया। लूट इतनी जबरदस्त थी कि यहां तक कहा जाता है कि 90 हाथी लूट का माल ले जाने में 90 हाथियों का प्रयोग किया गया था। इस तरह से तिमूर ने जाते जाते एक उसका डेप्यूटी अपॉइंट करके गया, वो खिजर खान। ये खिजर खान खुद तो तिमूर वापस समरकंद चला गया, लेकिन खिजर खान को वो गवर्नर बना के गया मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का। बाद में यही खिजर खान 1414 में दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। हम बात कर चुके, दिल्ली तो बहुत कमजोर हो चुकी थी और वो एक नई डायनेस्टी की स्थापना करता है, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली थी। खिजर खान ने खुद भी केवल 7 साल राज किया, 1414 से 1421 तक, और फिर उसकी डायनेस्टी के दूसरे सुल्तान भी, उनमें मुबारक शाह और एक दो और लोग थे, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए और इस तरह से सैयद डायनेस्टी का भी अंत हुआ और फिर लोधी डायनेस्टी दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हो जाती है। लोधी डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि इसी में बाद में मुगलों का आगमन होता है और 1526 का वो पहला पानीपत की लड़ाई हमें कवर करनी है, तो इसे हम लोधी डायनेस्टी के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आई एडवाइज यू टू वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस। कीप वॉचिंग, कीप आस्किंग and keep answering my questions. Thanks for joining.